सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि शेयर बाजार गिरावट या तो फिर मंदी के दौर में चल रहा है, ऐसे में नए निवेशकों को किसी शेयर में पैसा लगाने से पहले किन पैरामीटर्स पर ध्यान देना चाहिए? देखिए संदीप, सबसे पहली बात तो मंदी का दौर आता कब है, इसका डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक टेक्निकल पैरामीटर्स पर देखा जाए तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 23.6% लेवल जब तक नहीं टूट जाता है तब तक हम कहते हैं कि हम मंदी के दौर में नहीं आए। वो लेवल जो निकल कर आता है निफ्टी पर, वो 14,800 के करीब का निकल कर आता है। तो जब हम 14,800 से ऊपर बने हुए हैं तब तक तो मंदी में नहीं है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जो मार्केट में 20% का करेक्शन हुआ है, इसको हम करेक्शन कह सकते हैं, इसको हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। लेकिन अभी भारतीय बाजार मंदी के दौर में नहीं आया है, बट ग्लोबल मार्केट्स में डेफिनेटली कुछ आशंकाएं बनी हुई है कि वहां पर मंदी का दौर शुरू हो गया है। दूसरी चीज, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है मार्केट में अगर देखा जाए तो, क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर आप देखें मार्केट के जो मूल्यांकन थे वो काफी सस्ते हो गए हैं। एक साल पहले तक निफ्टी अराउंड 35 के पी पर ट्रेड करता था और अभी यही निफ्टी 17 के पी पर ट्रेड कर रहा है। अब इसमें दो चीजों का कंट्रीब्यूशन है। एक तो मार्केट में जो करेक्शन आया है उसकी वजह से वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं, और दूसरा कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ी हैं। कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ने की वजह से वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो उनको यहाँ पर रिस्क लेकर निवेश करना चाहिए। चलिए, तो दो बातें अच्छी बोली नेगी साहब ने कि पहली बात तो ये कि हम मंदी के दौर में नहीं है, यानी कि हाँ अभी भी 14,800 का लेवल जब तक निफ्टी पर नहीं टूटता है तो आप ये मत मान के चलिए कि हम मंदी के दौर में, केवल करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग है जिस वजह से हम हायर लेवल से नीचे आते हुए दिखें। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, कंपनियों की जो अर्निंग्स यानी कि जो कमाई होती है, जो मुनाफा है उसमें इजाफा हो रहा है, और वैल्यूएशन जो है निफ्टी इंडेक्स के वो कहीं ना कहीं सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो मध्यम से लंबी अवधि के नज़रिए से आप चाहें तो निवेश का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। सर अगला सवाल ये है कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, आरबीआई ने 4 मई से ही अपना मीटर ऊपर की ओर करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें बैंक्स और एनबीएफसी खास तौर पे आते हैं, उसमें बैंकों पर खास तौर पे अगर चर्चा करें तो इसका कितना असर होता आप समझ रहे हैं? देखिए, बैंकिंग सेक्टर को लेकर 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, कोरोना के बाद से आरबीआई काफी एक्टिव हो गया है। अगर आप देखें तो लगातार लिक्विडिटी भी प्रोवाइड की है और रिफॉर्म्स पर भी काफी अच्छा काम किया है आरबीआई ने। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा आरबीआई एज ए सेंट्रल बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। एनपीएस अगर आप देखते हैं, कोरोना के टाइम में एक आशंका हो गई थी कि बैंक्स के एनपीएस काफी बढ़ जाएंगे और जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में दिक्कतें आ सकती हैं। उसको मुझे लगता है कि काफी अच्छे से संभाला गया सिचुएशन को। बैंकिंग सेक्टर में एनपीए बढ़ने की बजाय उल्टा कम होते दिखाई दे रहे हैं और इस सब उस स्तर पर हैं जो काफी कंफर्टेबल माना जा सकता है। तीसरी बात करते हैं हम इंटरेस्ट रेट बढ़ने की। देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डेफिनेटली लिक्विडिटी के कुछ कंसर्न्स आते हैं, बट अगर आप बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में डिपॉजिट पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और लैंडिंग पर भी बढ़ रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि इनके एनआईएम्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट हम देखें बैंक्स के, लीडिंग बैंक्स के, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या दूसरे बैंकों के, आप देखिए तो 25 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट एनआईएम में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री। और हमें लगता है ये ट्रेंड आने वाले समय में भी जारी रहेगा। रियल एस्टेट की डिमांड अच्छी बनी हुई है, ऑटोमोबाइल की डिमांड अच्छी बनी हुई है और आने वाले समय में इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा बना रहा है। ओके, तो 3-4 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिस वजह से बैंकिंग सेक्टर के लिए लंबी अवधि का जो आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। एक तो हमारा जो रिजर्व बैंक, जो बैंकिंग रेगुलेटर है, वो काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी प्रोएक्टिवली कदम ले रहा है। बैंकों की एसेट क्वालिटी यानी एनपीएस में कमी हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है। और दूसरी ओर इंटरेस्ट रेट्स जो कि बढ़ रहे हैं, इससे बैंकों को फ़ायदा होगा, ऐसे इंडिकेशंस है। क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो जैसे हमें नेगी साहब बता भी रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट तक इनके जो निम्स यानी कि जो मार्जिन्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो लंबी अवधि के लिहाज से बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद ये सेक्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। सर, मौजूदा माहौल में जो हम बाजार में चॉपीनेस देख रहे हैं, आपके हिसाब से किन सेक्टर्स में निवेश करना सही रहेगा? देखिए, इस समय सबसे पहली चीज जो है, आपको अपने निवेश सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित रखने के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको वहां निवेश करना है जहां पर इस समय सबसे ज्यादा एक्टिविटीज चल रही हैं जी। उस हिसाब से सबसे डिफेंसिव स्पेस जो नजर आता है वो एफएमसीजी का नजर आता है। एफएमसीजी में वैल्यूएशन भी इस समय काफी अच्छे हैं, स्टॉक्स में करेक्शन भी हो चुका है
और इस समय कंफर्टेबल वैल्यूएशंस पर बने हुए हैं। कैश फ्लो काफी स्ट्रांग बना हुआ है, डिमांड की मुझे लगता है की तरफ से कोई चिंता नहीं है, तो एफएमसीजी में निवेश के मौके देखे जा सकते हैं। दूसरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बढ़ती जा रही है। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे कंट्री में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि अगले 10 साल के अंदर इसमें और अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनीज में भी निवेश देखने को मिलेगा। तीसरा है लाइफस्टाइल सेक्टर। मैं लाइफस्टाइल सेक्टर की बात क्यों कर रहा हूं? देखिए, आज का समय इस तरीके का है, कोरोना के बाद से लगातार हमने देखा है कि लोग अपने शौक पूरे करने में लगे हुए हैं, लोग घूमने में लगे हुए हैं, लोग रिजॉर्ट्स में जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स लगा रहे हैं, कैसीनोज में जा रहे हैं। हाँ, काफी कुछ रिवेंज से जोड़ के हो रहा है सर। जी बिल्कुल, हमें लगता है कि लाइफस्टाइल स्टॉक्स में अगर आप इस समय निवेश करते हैं, और ये ट्रेंड जारी रहने वाला है आने वाले काफी समय तक, क्योंकि लिक्विडिटी काफी अच्छी है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों के पास प्लस पैसा है, तो उसकी वजह से आप जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, होटलों के एवरेज रेट अगर आप देखते हैं आज से 2 साल पहले और आज के रेट में लगभग 50% का इजाफा देखने को मिला है। तो उससे ये इंडिकेट होता है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग बनी हुई है होटल इंडस्ट्री के अंदर, और टूरिस्ट एंड ट्रेवल इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो इसलिए हमने लाइफस्टाइल सेक्टर को एक ग्रोथ सेक्टर के तरह चुना। चलिए, तो बैंकिंग सेक्टर पे हमने चर्चा करी। बैंकिंग तो लंबी अवधि के लिए अच्छा है ही है, उसके साथ साथ डिफेंसिव स्पेस में एक तो हमें नेगी साहब बता रहे हैं कि एफएमसीजी इस सेक्टर पे आप चाहें तो दाव लगा सकते हैं लंबी अवधि के नज़रिए से। दूसरा, जिस तरह से सरकार खर्च बढ़ा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल, जिस तरह से लोगों का खर्च बढ़ रहा है, आउटिंग बढ़ रही है, रिवेंज बाइंग हो रही है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आने वाली तिमाहियों में भी जारी रह सकता है, क्योंकि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। तो ये कुछ 3-4 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे नेगी साहब मानते हैं कि आप निवेश करके चल सकते हैं। लेकिन सर, बाजार में हम देख रहे हैं कि हर उछाल पर बिकवाली या तो फिर मुनाफा वसूली हो रही है, यानी कि जो सेल ऑन राइस की जो ट्रेंड है वो मार्केट में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये जो सेक्टर्स की आप बात करें या तो फिर निवेश करने की जो आप बात कर रहे हैं, क्या कोई अभी शुरू कर दे? अगर हाँ, तो फिर 100 रुपये में से कितना जो प्रोपोर्शन है वो अभी लगा देना चाहिए मार्केट्स में? देखिए, सबसे पहले आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स में कुछ चिंताएं इस समय बनी हुई हैं। पहली चिंता है क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो कि काफी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों में हल्का करेक्शन हमने देखा है 10% के आसपास का, बट तक क्रूड ऑयल के प्राइस $100 से ऊपर बने हुए हैं। ये भारतीय इकोनॉमी के लिए काफी चिंता का विषय रहेगा। दूसरा, रशिया यूक्रेन की युद्ध मुझे लगता है कि काफी लंबा समय हो गया है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाना चाहिए, और उस इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तीसरी बात करें तो यूएस की तरफ से काफी कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी हाई बना हुआ है यूएस के अंदर, यूरोप में भी इन्फ्लेशन काफी हाई बना हुआ है। हालांकि भारत फ्रंट पर देखें तो हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन अभी भी काफी कंट्रोल में है। तो अगर किसी को निवेश करना है तो इंडिया कैन बी वन ऑफ द बेस्ट मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रीजन बीइंग, हमारा इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट भी धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं, लिक्विडिटी की सिचुएशन अच्छी बनी हुई है, ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है कंपनीज का, और वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है इस लेवल पर। तो किसी को निवेश करना है तो भारतीय बाजार में निवेश करना चाहिए, और 50% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट आप इस समय पैसा लगा सकते हैं। चलिए, तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं, मार्केट में निवेश आप नया शुरू करना चाहते हैं, तो 100 रुपये में से आप 50 रुपये का अभी निवेश कर सकते हैं, यानी अपनी पूंजी का 50% आप अभी निवेश करके चल सकते हैं। क्योंकि भारत ग्लोबली आप देखें बाकी मार्केट्स के मुकाबले जो इकोनॉमी वाइज देखें तो काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है। वैल्यूएशन तो अच्छे हैं ही हैं, और हमारे बाकी फैक्टर्स, चाहे इन्फ्लेशन की बात करें, इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, वो भी दुनिया के मुकाबले काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है। तो मध्यम अवधि के नज़रिए से आप मार्केट्स में 50% पूंजी का निवेश कर सकते हैं। अच्छा सर, शॉर्ट टर्म की बात करें या तो फिर इस पूरे साल की हम बात करें 2022 की, तो बाजार के लिए नेगेटिव या तो फिर पॉजिटिव ट्रिगर्स कौन कौन से हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि ग्लोबल स्तर पर मंदी की बात कर रहे हैं, खासतौर पे यूएस हुआ या फिर यूके जैसी जो इकोनॉमीज हैं वहाँ पे मंदी की बात चल रही है। कितना डर या कितनी आशंका उस चीज़ की है, और भारत में इसके कितने संकेत हैं सर? देखिए, सबसे पहली बात करता हूं कि इस समय क्या क्या संकेत हैं जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले आपको बताया, क्रूड ऑयल पर नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल जब तक $100 के ऊपर है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। हालांकि गवर्नमेंट काफी सारे स्टेप्स ले रही है उसको कंट्रोल करने के, बट हमें लगता है कि क्रूड ऑयल अगर $100 के ऊपर बना रहता है तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में। दूसरा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में इस समय काफी खराब बनी हुई है। यूरोप में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, यूएस में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, और उसकी वजह से काफी तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं सारी दुनिया के अंदर।
इसमें अगर इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे तो उसकी वजह से एफआईआईज की सेलिंग कंटिन्यू रहेगी और कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी रहेंगी। बट जैसे कि आज हमने देखा कि एक बड़ा रिफॉर्म यूएस की तरफ से देखने को मिला कि उन्होंने पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्सेस खत्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस काफी कम होंगे और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में सहारा मिलेगा। और उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की स्पीड है यूएस में, वो थोड़ा कंट्रोल में हमें देखने को मिल सकती है, जिससे एफआईआईज की सेलिंग रुकेगी और हो सकता है थोड़ा सा बाइंग भी शुरू हो जाए, जिसकी वजह से हम भारतीय बाजारों में एक पुल बैक रैली भी देख सकते हैं। ओके, तो जिस तरह से सेंट्रल बैंकर्स के साथ साथ हर देश की सरकार महंगाई को काबू करने के लिए कदम उठा रही है, खासतौर पे यूएस में जिस तरह से पेट्रोल के ऊपर टैक्स हटा दिया गया है, उससे नेगी साहब हमें बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन काबू में आएगी और ब्याज दरें बढ़ने की जो रफ्तार है यूएस में वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ सकती है, जिससे एफआईआईज भारतीय बाजारों में वापस लौट सकते हैं और भारतीय बाजारों में हो सकता है कि एक रिबाउंड या तो फिर निचले स्तरों से एक जो रिकवरी है वो भी देखने को मिल सकती है। सर, एक चीज़ और बताइए कि अगले 6 महीनों के लिए इक्विटी मार्केट का आपको आउटलुक कैसा नजर आ रहा है? खासतौर पे आपने एफआईआईज की बात करी कि एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एफआईआईज की नज़र है, जिसके बाद हो सकता है कि भारतीय बाजारों में उनकी वापसी शुरू हो जाए? देखिए, मेजर तो जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, ये दो ही हैं इस समय जो सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं। और दूसरा, रशिया यूक्रेन की भी अगर वॉर का कोई आउटकम निकल आता है और वहां पर वॉर खत्म हो जाती है, तो उससे मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आएगा और लिक्विडिटी की सिचुएशन बेटर होगी। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। इस समय यूएस यूरोप, ये दो ही हैं जिस पर नजर बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, तो यूएस और यूरोप, ये दो ऐसी इकोनॉमीज हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। लेकिन सर, अगर आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपने कुछ सेक्टर्स की बात करी है, कोई बैंकिंग स्पेस से या कोई और ऐसा शेयर जो आपको लगता है कि मीडियम या लॉन्गर टर्म से आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? देखिए, एक तो आईसीआईसीआई बैंक का हम रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को लगातार। उसका मेजर रीजन ये है कि आईसीआईसीआई बैंक के एनपीएस काफी कंट्रोल में आ गए हैं और ये एक ऐसा बैंक है जो इस समय काफी एग्रेसिव होकर काम कर रहा है। रिजल्ट्स में काफी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है, तो आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ से निवेश किया जा सकता है। आप लेना चाहते हैं 2 साल का नजरिया रखकर अराउंड 900 रुपीज के टारगेट के लिए आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग स्पेस से, खासतौर पे निजी बैंकों से पसंद है नेगी सर को, और वो कह रहे हैं कि 2 साल का नजरिया रखें, 900 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं।